Hello students, you are welcome to DIS online classes students. In previous classes we completed present and past tense, and today we are to start our next tense, that's future tense. And in this class we will learn about future indefinite tense. Friends, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस क्या होता है सबसे पहले हम इसको जानेंगे एक छोटी और काफ़ी इजी डेफिनेशन के साथ, और उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि वो डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, जिससे कि हमें हम पता लगा सकें कि सेंटेंस के अंदर ऐसा कौन सा एक्शन है, ऐसा कौन सा वर्क है जिसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड in a sentence to show an action that has not completed yet and will happen in future। क्या बात हुई कि ऐसे एक्शन को बताने के लिए किसी सेंटेंस के अंदर जो अभी तक नहीं हुआ, इट मीन्स जो अभी तक हैपन नहीं हुआ और कब होगा, फ्यूचर में जाके, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ता है। और इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल है और इससे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई वो आपको समझ में आ जाएगी। देखें, माय ब्रदर विल ज्वाइन द इंडियन आर्मी in June 2021। जून 2021। तो यहाँ पर जो जून 2020 है स्टूडेंट्स, ये किसको शो कर रहा है? देखें एक बार, ये बता रहा है किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में, कि मेरे भाई ने अभी तक इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं की है और ये काम कब होगा? फ्यूचर में जाके। अंडरस्टैंड? और फ्यूचर में क्या? जून 2021, जो कि अभी नहीं आई है, आगे फ्यूचर में आएगा। क्लियर? तो मेरे भाई का आर्मी को ज्वाइन करने का जो काम होगा वो कब होगा? जून 2021 में जाकर। और इसी को शो करने के लिए हमने विल शैल बी वन, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, इसका यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? दे आर विल और शैल। स्टूडेंट्स, will is used with he, she, it, you, they, etc. and shall is used with I and we। क्लियर? तो व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट इट, कि shall के साथ आई वी का यूज किया जाएगा, और इसके अलावा जो ही, सी, इट, यू, दे एंड अदर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का यूज किया जाएगा। अब जानते हैं विल, जो इसके अंदर विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब we have to use V1। so that's clear। to show an action that will happen in future, for that we have to use the helping verbs will, shall plus V1। यहाँ तक हमको सब कुछ समझ में आ गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर ऐसा एक्शन शो करना पड़ता है जो फ्यूचर में जाकर होगा, और उसके लिए विल शैल का यूज किया जाएगा और V1 का भी यूज करना पड़ेगा। अब आगे इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फॉर्मेशंस हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की,
उनको हम पढ़ने वाले। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर्स of future indefinite tense. Clear? Number first, affirmative sentence. Affirmative sentence, that's subject plus will or shall, then V1 plus object in the last, full stop. Clear? will और shall that depends on the subject. अगर subject यहाँ पर I या we होगा तो हमने shall का यूज करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा he, she, it, you, they होगा तो हमने will का यूज करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? इसकी जो एग्जांपल्स हम बाद में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एक साथ इसके एग्जांपल्स हम ले लेंगे और एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग फॉर्मेशन जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की होगी उसमें हम इसको यूज करेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से ये टेंस और इसकी फॉर्मेशन समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो एट फर्स्ट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, then will or shall, and that's the negative sentence, so we have to use not after will or shall, then the same V1 and object in the last, full stop. That the formation of negative sentence, and this is also the same affirmative sentence, but here we have to use the not after will, shall and before V1, in the middle will, shall and before V1 हमने यहाँ पर नोट का यूज करना पड़ेगा। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो भी एक जैसी नज़र आ रही है और नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन भी वैसी ही नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर हमने नेगेटिव सेंस दिखाना है इसलिए यहाँ पर नॉट, विल, शैल के बाद हमने यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, in interrogative sentence we have to use at first helping verb of the tense। चाहे कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो किसी टेंस का, उसके अंदर हमने इंटरोगेटिव हो तो उसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, shall, then subject, then V1 object in the last sign of interrogation। तो यहाँ पे will, shall that depends on the subject। अगर I हुआ तो shall आएगा, he हुआ तो will आएगा, you हुआ तो भी will आएगा, we हुआ तो shall आएगा। क्लियर? तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर will, shall को हमने एट फर्स्ट सेंटेंस के यूज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी फॉर्मेशन बनी है उसी की तरीके की वो भी फॉर्मेशन बनेगी, लेकिन हमने नॉट वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव सेंस के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 4, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? द सेम वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब एट फर्स्ट, विल और shall, then subject
then not V1 plus object in the last sign of interrogation. So these are the formations of future indefinite tense: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative sentence. Friends, earlier I have mentioned many times before what the structures are same of all these tenses, but we have to use the helping verbs and the verbs according to the tense, according to the specific tense. क्या बात हुई कि लगभग जो स्ट्रक्चर्स हैं हर किसी टेंस के क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन हमने क्या चेंज करना पड़ता है टेंस के हिसाब से, एक स्पेसिफिक टेंस के हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को चेंज करना पड़ता है. अंडरस्टैंड? नहीं तो वो ही अफर्मेटिव, वो ही नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस है वैसी फॉर्मेशंस हमें नज़र आती है. बस हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और वर्ब को चेंज करना है. क्लियर? अब बात करते हैं आगे. तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और जो फॉर्मेशंस अभी अभी हमने सीखी हैं वो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल in the all formations. What are they? Number first, affirmative sentence examples. Okay, affirmative sentence. Clear? What the example? I shall buy a new car next year. I shall buy a new car next year कि मैं अगले साल एक नई कार खरीदूंगा. मैंने अभी तक कोई नई कार नहीं खरीदी और नई कार खरीदने का काम कब होगा? अगले साल, नेक्स्ट ईयर. क्लियर? तो नेक्स्ट ईयर जो यहाँ पर एडवर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट, ये हमें शो करता है कि सेंटेंस के अंदर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फिलअप करना है. और एडवर्ब्स के बारे में मैंने पहले भी आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अंदर भी आपको बताया था कि एडवर्ब का काम क्या होता है. एडवर्ब ऑफ टाइम का काम क्या होता है कि ये अपने टेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और अगर ऐसे रिफ्लेक्टेड जो वर्ड हैं स्पेसिफिक टू अ टेंस अगर वो सेंटेंस के अंदर आते हैं तो अपने टेंस को रिफ्लेक्ट करेंगे. उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हमने फिलअप करना पड़ता है सेंटेंस के ब्लैंक के अंदर उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे नेक्स्ट को देखकर मैंने क्या फिलअप किया? सेल प्लस V1 दैट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और यहाँ पर आई था तो इन विल और सेल आई एम टू चूज व्हाट? सेल. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया और अब सेकंड एग्जाम्पल चलो मैं और ले लेता हूँ. किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का ही एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं. क्या? दे विल प्ले a cricket match they will play a cricket match next week कि अगले सप्ताह के अंदर वो एक क्रिकेट का मैच खेलेंगे. अभी नहीं खेल रहे, वो ना खेल चुके हैं, लेकिन कब खेलेंगे? वो अगले सप्ताह के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर. तो नेक्स्ट वीक मेरे को बताता है कि सेंटेंस के अंदर मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल, सेल और V1 का यूज करना पड़ेगा. क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? दे, अकॉर्डिंग टू दे आई एम टू यूज हेयर विल नॉट सेल. दे का यूज विल के साथ होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर. क्लियर स्टूडेंट्स? और बात क्या है कि अगले सप्ताह वो एक क्रिकेट का मैच खेलेंगे. कब खेलेंगे? अगले सप्ताह. अगले सप्ताह मीन्स फ्यूचर और फ्यूचर है तो यहाँ पर मुझे विल, सेल, V1 का यूज करना पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस नंबर सेकंड.
यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, उसके कुछ एक एग्जाम्पल्स लेंगे और इन्हीं को हम नेगेटिव बना देते हैं। देखें, फर्स्ट जो यहाँ पर है क्या, आई सेल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। चलो इसको मैं नेगेटिव बनाता हूँ, कैसे, आई सेल नॉट, ओनली आई एम टू यूज हेयर नॉट, और नॉट का यूज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन किसकी बनेगी, नेगेटिव की, बट वी हैव टू ऐड ओनली नॉट। क्लियर, आई शैल नॉट बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। क्लियर, और सेकंड जो एग्जांपल, इसको भी हम यहां पर बना लेते हैं नेगेटिव, दे विल नॉट प्ले अ क्रिकेट मैच। इजी से एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। क्लियर, दे विल नॉट प्ले अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक। क्लियर स्टूडेंट्स, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ इंटरगेटिव एंड इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर, इनको ऊपर कर देते हैं। नाउ द नंबर थर्ड टाइप ऑफ sentence in future indefinite tense, what, interrogative sentence. Here we have to use will or shall at first, the helping verbs. इंटरगेटिव सेंटेंस में अभी मैंने बताया कि जब हम इंटरगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो पहला जो सेंटेंस है मेरा क्या, आई शैल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। क्लियर, इसका इंटरगेटिव, पॉजिटिव इंटरगेटिव मेरे को यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, आई के साथ शैल। तो शैल मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। क्लियर, शैल I buy a new car next year, कि मैं खुद से ही क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या मैं अगले वर्ष एक कार खरीदूंगा। क्लियर, मैं खुद से ही क्वेश्चन कर रहा हूं, अंडरस्टैंड, क्या मैं अगले वर्ष एक कार खरीदूंगा। तो यहां पर सबसे पहले आई से पहले क्या आ जाएगा, सेल, जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आए, बार बार मैंने बताया, विल सेल की तरह ही बाकी जो टेंसेस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स होगी वो पहले यूज की जाएगी। किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले। तो सेल, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो सेल आई बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, क्या मैं अगले वर्ष एक कार खरीदूंगा। अब इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है उसको भी हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। क्या, देखें, दे विल प्ले अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट ईयर, क्या बनाएंगे, दे के साथ यहां पर क्या आ जाएगा, विल, जो कि वहां भी यूज किया गया है। देन सब्जेक्ट, दे, वर्ब प्ले, ऑब्जेक्ट अ क्रिकेट मैच, अ क्रिकेट मैच, और कब, नेक्स्ट वीक। ओके, नेक्स्ट वीक ऊपर लिखा हुआ है तो उसी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या बात हुई, क्या वे अगले सप्ताह एक क्रिकेट का मैच खेलेंगे। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन आस्क किया गया है, तो उनके अंदर सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज किया जाएगा, एंड इन द लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। और इसी तरीके की फॉर्मेशंस आप बना सकते हैं फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
interrogative sentence. Clear? Now number 4 and the last, interrogative negative sentence. Clear? तो इन्हीं का हम नेगेटिव बना देते हैं क्या, shall I not, we have to use the not, shall I not buy a new car next year, sign of interrogation. क्या अगले वर्ष मैं एक कार नहीं खरीदूंगा, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस है, तो मैंने किसका यूज कर दिया, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले नोट का यूज कर दिया। और हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। क्लियर? उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज की जाएगी। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल फॉर दैट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कि ये है। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे क्या, विल दे नॉट प्ले a cricket match next week, sign of interrogation. क्या वे अगले सप्ताह क्रिकेट का मैच नहीं खेलेंगे, एक क्रिकेट का मैच नहीं खेलेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन भी सीख चुके हैं, और जो मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव अभी जो फॉर्मेशन है उसके एग्जांपल्स यहाँ पर समझाए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? वैसे ही आप अपनी कॉपी के अंदर इनको बना सकते हो, दूसरे एग्जांपल्स को भी आप वहाँ पर यूज कर सकते हो, सीख सकते हो। इनके अलावा जैसे अगर मैं बोलूँ कि कल मैं दिल्ली जाऊँगा, तो आप क्या बोलोगे, I shall go to Delhi tomorrow. Tomorrow is also the word of future, तो यहाँ पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। आपने कहा कि मेरे फादर रिलायंस इंडिया कंपनी को जून 2021 में ज्वाइन करेंगे। चलो अभी एक एग्जांपल मैंने ऐसा दिया भी था, तो क्या बोलोगे, माय फादर विल ज्वाइन द रिलायंस इंडिया कंपनी और रिलायंस इंडिया कंपनी इन जून 2021। मैं कल एक पत्र लिखूंगा, क्या बोलोगे आप, आई के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल, आई सेल राइट अ लेटर टुमारो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स हर एक सेंटेंस के लिए, वैसे आप कितने भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, लेकिन टाइम क्या होना चाहिए, फ्यूचर का होना चाहिए। ऐसे टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग, फॉलोइंग, जो ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, इनका यूज होना चाहिए जो फ्यूचर टेंस को बताए और स्पेसिफिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके आगे जो हम पढ़ाई करेंगे वो है एडवर्ब्स के बारे में, क्योंकि मैंने बार बार बताया स्टूडेंट्स आपको कि इफ़ यू वांट टू फिल अप a sentence with the correct helping verbs of verb, we have to dependent on two things. Number first the adverbs, number second the uses. तो दो चीज़ें अभी हमें बची हुई है पढ़ने के लिए, एक एडवर्ब्स और दूसरी चीज़ क्या, यूजेस। एडवर्ब्स जो अभी मैंने बताया, टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, कमिंग, ये ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में डेली, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या, यस्टरडे, लास्ट, अगो, बिफोर। ऐसे ही फ्यूचर टेंस के अंदर भी, और जो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टुमारो, फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, कमिंग डे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर सेंस? तो इनको एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर, एडवर्ब्स adverbs of future indefinite tense. What are they? Tomorrow, next day, following day, कमिंग डे, एटसेट्रा। क्लियर सेंस? देखिए यहाँ पर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आवर। क्लियर?
फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग ईयर, कमिंग डे, कमिंग वीक, कमिंग ईयर। क्लियर? डे नहीं, ईयर, वीक, मंथ, आवर, ये भी आ जाए, लेकिन आना क्या चाहिए? टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, कमिंग। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्यूचर टेंस को बताते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी यूज किए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इनके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए यहाँ पर हम देखें एक चीज़ और बता देते हैं। इफ एनी ईयर और सेंचुरी ऑफ फ्यूचर comes in a sentence with in preposition the sentence will be the sentence will be of future indefinite tense। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर इनके अलावा टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, कमिंग के अलावा अगर सेंटेंस के अंदर कोई फ्यूचर की ईयर या सेंचुरी आ जाती है, जैसे इन जनवरी 2021। क्लियर? यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दे दिया, इन जनवरी 2021, जनवरी 2021 और किसके साथ? इनके साथ यहाँ पर है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रिफ्लेक्ट कर रही है। क्लियर? अगर आप बोलें माई सिस्टर विल स्टडी इन दिल्ली इन जनवरी 2021, कि मेरी बहन दिल्ली के अंदर जनवरी 2021 को पढ़ाई करेगी, तो यहाँ पर जो जनवरी 2021 इन प्रीपोजिशन के साथ यूज किया गया है, ये हमें फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है और इसको देखकर हमने विल शैल बी वन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे इन 2024, इन 2022 ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रिफ्लेक्ट करेंगे और सेंटेंस के अंदर हमने विल शैल वी वन का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल अभी लिखवा भी देता हूं आपको, और एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बोलकर भी बताया। देखिए स्टूडेंट्स, राहुल will learn English language in March 2021, कि राहुल मार्च 2021 को इंग्लिश लैंग्वेज सीखेगा। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का काम कब करेगा? वो मार्च 2021 को। और इसी को देखकर मैंने यहाँ पर किसका फिलअप करना है? विल शैल बी वन का यूज करना है। और राहुल क्या है यहाँ पर? आई भी तो नहीं है, तो ही, सी, इट, यू, दे एंड अदर्स के साथ हमने विल का यूज करना पड़ेगा और वी वन यहाँ पर हमने यूज करनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो ये एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ इसी का। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर सेकेंड, माय अंकल विल कम
at my home my uncle will come at my home in May 2021। क्लियर। चलो देखें यहाँ पर कि माई अंकल विल कम एट माई होम इन May 2021। तो May 2021 दैट्स फ्यूचर, और किसके साथ यूज की गई है, इनके साथ। क्लियर। तो यहाँ पर हमने किसका यूज करना पड़ेगा, विल सेल प्लस V1। तो माई अंकल के साथ मैंने किसका यूज कर दिया, विल का, और इसके साथ क्या आ जाएगा, V1। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इन के साथ, इन प्रीपोजिशन के साथ अगर फ्यूचर का कोई ईयर या फ्यूचर कोई सेंचुरी आ जाए तो भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं करेक्ट यूजेस ऑफ फ्यूचर indefinite tense. That is the last of this video. Correct uses of future indefinite tense. Number first, that's very easy according to the definition. To show an action, to show an action that will happen in future। जैसे कि डेफिनेशन मैंने अभी लिखवाई थी वैसे ही इसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, रोहित विल गो फॉर अ पिकनिक। रोहित will go for a picnic following week। क्लियर। रोहित विल गो फॉर अ पिकनिक फॉलोइंग वीक, कि रोहित आगे आने वाले सप्ताह के अंदर पिकनिक के लिए जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने फॉलोइंग को देखकर किसका यूज करना पड़ेगा, सेल विल प्लस V1 का यूज करना पड़ेगा। फॉलोइंग इज द एडवर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सो वी हैव टू यूज विल सेल प्लस V1। और बिल्कुल देखें एक बार कि रोहित अभी तक कहाँ नहीं गया है, पिकनिक के लिए नहीं गया है, और वो कब जाएगा, अगले वीक के अंदर, फॉलोइंग वीक के अंदर। तो काम कब खत्म होगा या कब हैपन होगा, फ्यूचर के अंदर। क्लियर। फ्यूचर के अंदर ये काम हैपन होगा, तो इसको बताने के लिए फॉलोइंग का यूज किया, और फॉलोइंग को देखकर ही हमने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल सेल V1 का यूज करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नंबर सेकेंड, यूजेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कंडीशनल sentence। Friends, the same conditional sentence, the same correct use we have completed in present indefinite tense in real। This is the combination of present indefinite plus future indefinite। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का एक कॉम्बिनेशन है। यूजुअली दे आर स्टार्टेड
फ्रॉम इफ, एज इफ, दाउ, एज दाउ, वेदर एटसेट्रा। ये जो कंजक्शंस हैं इनके साथ ये सेंटेंस स्टार्ट होता है। और कंडीशन सेंटेंस क्यों बोला जाता है? बिकॉज वन सेंटेंस, इट मीन्स इन अ सेंटेंस वन पार्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर पार्ट। सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होंगे, एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाएगा और सेकंड के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाएगा। और एक पार्ट सेंटेंस का दूसरे पार्ट की सपोर्ट के बिना क्या होगा? अधूरा होगा। दैट इज द कंडीशन। क्लियर? और इफ, एज इफ, वेदर, दाउ, एज दाउ जैसे कंजक्शंस के साथ ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि कैसे हमें पता चले कि पहले पार्ट के अंदर प्रेजेंट आएगा या सेकंड पार्ट के अंदर प्रेजेंट आएगा, या पहले पार्ट के अंदर फ्यूचर आएगा या सेकंड पार्ट के अंदर फ्यूचर आएगा? दैट्स वेरी सिंपल। यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट completed action, present indefinite is used। शॉर्ट में लिखवा है, क्या बात थी? द सेंटेंस दैट विल कंप्लीट और हैपन एट फर्स्ट, फॉर दैट वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि सेंटेंस के अंदर जो काम पहले होता हुआ नजर आएगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। और आगे देखें, फॉर अनोदर एक्शन, future indefinite tense is used। Clear? The sentence in which another action happen, for that we have to use future indefinite tense। The sentence is conditional sentence। sentence क्या रहेगा? conditional। उसके अंदर दो कॉम्बिनेशन होंगे टेंस के, क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। और जो काम पहले होगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो काम बाद में होता नजर आएगा उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट। देखो, अगर यही पार्ट मैं रखता हूं सेंटेंस का, क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन इसका मीनिंग निकालने के लिए हमने सेकंड पार्ट का हेल्प लेना होगा। यही तो कंडीशन है कि एक पार्ट का अपने खुद का मीनिंग नहीं निकलेगा। और ऐसी जो सेंटेंसेज हैं दे आर स्टार्टेड फ्रॉम इफ, एज इफ, वेदर, दाउ, एज दाउ। क्लियर? तो इफ से यहां पर स्टार्ट हो गया, यू रन फास्ट, you will catch the bus। क्लियर स्टूडेंट्स? कि अगर तुम तेज दौड़ोगे, कंडीशन क्या है? अगर तुम तेज दौड़ोगे तो ही तुम बस को कैच कर पाओगे, बस को पकड़ पाओगे। क्लियर? तो यहां पर पहला काम क्या होगा? बस को पकड़ना या तेज दौड़ना? स्टूडेंट्स, यहां पर इस सेंटेंस के अंदर पहला काम होगा तेज दौड़ना। फॉर दैट आई हैव यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रन, V1। तो क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड काम क्या हो रहा है? क्या? तेज दौड़ने के बाद बस को पकड़ना। तो बस को पकड़ने का काम, बस को कैच करने का काम क्या है? सेकंड। और इसके लिए मेरे को किसका यूज करना पड़ेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर विल प्लस V1 क्या है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स कि अगर
कोई काम फ्यूचर में पहले होता नजर आए और वो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, इफ से, एज इफ से, दाव से, वेदर से, एदाव से, और पहले खत्म होता नजर आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बाद में खत्म होता नजर आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर यूज किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। अगर आप कहें कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो पहले काम कौन सा होगा, कड़ी मेहनत करने का। दूसरा काम क्या होगा, पास होने का। तो क्या यूज करेंगे हम, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। क्लियर सेंस। तो ऐसी एग्जांपल्स कंडीशन सेंटेंसेस कहलाएंगे और इनके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। अब एक दो यूजेज और हैं, उनको भी हम सीख लेते हैं साथ साथ। देखें यूजेज नंबर 3, टू सो प्रेडिक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, आज इंडिया जिस तरीके से और काफ़ी स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है और उसको देखकर हमें लगता है कि एक दिन इंडिया एक बड़ी ताकत बनने वाला है। तो हम क्या प्रोफेसी कर सकते हैं, क्या भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं कि इंडिया एक दिन एक बड़ी ताकत बनेगा। तो यहाँ पर हमारी जो प्रेडिक्शन है उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार से। एग्जाम्पल, इंडिया will be a great power in future। फ्यूचर भी यूज कर दिया यहाँ पर, तो फ्यूचर इन इट सेल्फ, फ्यूचर जो वर्ड है किसको बता रहा है, फ्यूचर को। तो फ्यूचर टेंस का यूज किया जाएगा और वो भी क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर टेंस। और प्रोफेसी क्या है कि आज की ग्रोथ को देखते हुए भारत एक बड़ी शक्ति बनेगा, एक ग्रेट पावर बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया इंडिया विल बी अ ग्रेट पावर इन फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स, प्रेडिक्शन या प्रोफेसी को बताने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल, शैल, वी वन का यूज करना पड़ेगा और ज़्यादातर इसमें विल का यूज किया जाएगा। ध्यान से सुन ले, ज़्यादातर किसका यूज किया जाएगा, विल का यूज किया जाएगा। किसके साथ, बी वन का, बी, वॉज, बीन। बी अपने आप में वर्ब भी है। क्लियर। तो बी का जो फर्स्ट फॉर्म है बी, वो यहाँ पर यूज किया गया है। आगे क्या है, ये वॉज, बीन। तो यही तो है विल प्लस वी वन। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं नंबर 4, इन परमिशन and polite request। इन परमिशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। तो सेंस विल, शैल, वी वन का यूज, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल यहां पर रखता हूं, विल यू help me in future please। will you help me in future please। क्लियर। कि क्या तुम फ्यूचर में मेरी मदद करोगे, कृपया क्या तुम फ्यूचर में मेरी मदद करोगे। तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। और परमिशन के लिए भी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, विल आई हैव योर पेन प्लीज। विल आई हैव योर पेन प्लीज, विल यू गिव मी योर पेन प्लीज। तो ऐसे जो सेंटेंसेज हैं उनके अंदर हम परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। और किस सेंटेंस के अंदर, किस टेंस के अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर। और सेंटेंस क्या रहेगा, जिसके अंदर रिक्वेस्ट या परमिशन बताई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आज जितना भी पढ़ाया गया
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में शायद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है डिस्कवरी इंटरनेशनल स्कूल, इसको भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।